नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने इनकम टैक्स के अंदर आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है इनकम अंडर द हेड सैलरी। हालांकि सैलरी चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा 5th क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर 4 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने सैलरी चैप्टर से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे और आज की क्लास के अंदर हम लोग परक्यूस्टिज को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के डिकोड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ एक एक कॉन्सेप्ट को बनाते चलेंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ परक्यूस्टिज। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने जब ये सैलरी चैप्टर स्टार्ट किया था वही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जब भी आप लोग बेसिकली टैक्सेबल सैलरी को कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे हमारे पास टैक्सेबल सैलरी के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमें वन बाय वन करके स्टडी करना होता है। जहां पर हम लोगों ने सबसे पहले कंपोनेंट को पढ़ा था जिसका टाइटल था बेसिक पे। बेसिक पे को हम लोगों ने पढ़ने के बाद सेकंड जो कंपोनेंट हमने डिकोड किया दैट इज द अलाउंसेस। और अलाउंसेस के अंदर आप लोगों ने एचआरए, जिसका फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस, को भी काफी डिटेल में जाकर के स्टडी कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम सैलरी चैप्टर के तीसरे कंपोनेंट को पढ़ेंगे जो क्या रहेगा, परक्यूस्टिज रहेगा। अब इसके बाद एक और कंपोनेंट आएगा जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से इसके अंदर आप लोग डिडक्शन भी पढ़ते हैं। कुल मिलाकर के हम लोगों ने यही पढ़ा था। सैलरी को पढ़ते वक्त हमें टोटल 5 कंपोनेंट को कवर करना पड़ेगा। बेसिक पे को पढ़ना पड़ेगा, अलाउंसेस को पढ़ना पड़ेगा, परक्यूस्टिज को पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स को पढ़ना पड़ेगा और लास्ट में जाके आपको डिडक्शन को पढ़ना पड़ेगा। इन पांचों कंपोनेंट को मिलाकर के आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप टोटल टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने अलाउंसेस को पढ़ा था। अब हमने देखा कि अलाउंसेस के अंदर ना आपको मॉनेटरी बेनिफिट दिए जाते हैं, माने एक सुख सुविधा होती है, उस सुख सुविधा के बदले में आपको पैसा दिया जाता है। ये जो अमाउंट होता है, ये जो आपका मॉनेटरी बेनिफिट होता है, ये आपकी बेसिक जो सैलरी होती है उसके एडिशन में होता है। अब आपको समझना क्या है सर, अगर आप लोग बात परक्यूस्टिज की करते हैं तो जरा गौर फरमाइएगा। परक्यूस्टिज के अंदर भी आपको कुछ इसी तरीके का सिनेरियो देखने को मिलता है, लेकिन बुनियादी तौर पे अलाउंसेस से परक्यूस्टिज थोड़ा अलग होता है। जैसे अगर आप लोग परक्यूस्टिज को डिफाइन करेंगे तो परक्यूस्टिज का मतलब होता है दीज आर द बेनिफिट, यानी कि ये भी क्या होते हैं, आपके बेनिफिट होते हैं, या इनको आप लोग क्या कह देते हो, एमिनिटी। एमिनिटी का मतलब आप लोग जानते हो एमिनिटी का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा। एमिनिटी का हिंदी में मतलब होता है जिसको आप लोग कहते हैं सुख सुविधा, यानी कि जो भी आपका सुख सुविधा आपको प्रोवाइड किया जाता है या जो भी बेनिफिट आपको इंप्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है इन एडिशन ऑफ द बेसिक सैलरी, उसको आप लोग क्या बोलते हो, परक्यूस्टिज के नाम से जानते हो। समझ में आया परक्यूस्टिज का मीनिंग क्या होता है? तो यही डेफिनेशन आपको यहां पे लिखी हुई है। परक्यूस्टिज का मतलब होता है वो तमाम बेनिफिट्स और वो तमाम एमिनिटीज जो कोई भी आपका इंप्लॉयर प्रोवाइड करता है। ये शब्द ध्यान दीजिएगा, कोई भी इंप्लॉयर प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा, किसी भी इंप्लॉय को प्रोवाइड करेगा इन एडिशन टू द सैलरी, सैलरी के एडिशन में या उसके जो आपके वेजेज है उसके एडिशन में। क्लियर है? अब ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है, ये प्रोवाइड किया जाता है कैश की टर्म में भी, आमूमन किसकी टर्म में होता है, काइंड की टर्म में होता है। किताब अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको कैश वहां पे नहीं लिखा मिलेगा, आपको क्या लिखा मिलेगा, इट मे बी प्रोवाइड इन द काइंड, यानी कि आपको किसी एक टर्म में आपको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर आप लोग मान करके चले रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, जैसे कार का फैसिलिटी हो गया, जैसे आप लोग लैपटॉप और कंप्यूटर की बात करेंगे, तो तमाम जो बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं या एमिनिटी जो प्रोवाइड की जाती है, तमाम एमिनिटीज और बेनिफिट क्या कहलाते हैं, परक्यूस्टिज कहलाते हैं। समझ में आया? तो ये किसकी डेफिनेशन है सर, आपकी परक्यूस्टिज की डेफिनेशन है। अब ध्यान दीजिएगा, जो परक्यूस्टिज के अंदर भी हम लोग अलग अलग तरीके के परक्यूस्टिज पढ़ेंगे, जिनमें से एक परक्यूस्टिज रहेगा जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं सर, टैक्सेबल परक्यूस्टिज के नाम से जानते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना, जितने भी आपके टैक्सेबल परक्यूस्टिज होते हैं ना, उनको आप लोग इंक्लूड करके चलते हैं। सर किसके अंदर इंक्लूड करके चलते हैं, जो भी आपके इंप्लॉयज का सैलरी होगा। समझ में आया? यानी कि जो आपका टोटल टैक्सेबल
टैक्सेबल सैलरी होता है ना, उसके अंदर आप लोग टैक्सेबल जो आपका परक्यूस्टेज है उनको क्या करके चलते हो, इंक्लूड करके चलते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द परक्यूस्टेज। उम्मीद करता हूं परक्यूस्टेज की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी परक्यूस्टेज का मीनिंग क्या होता है। अब आप लोग कहेंगे सर कुछ एग्जांपल दीजिए ताकि हमें क्लैरिटी हो सके, तो जरा गौर फरमाइएगा। परक्यूस्टेज के अंदर सबसे पहला जो एग्जांपल होता है दैट इज द रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसका शॉर्ट एब्रीविएशन रहेगा आरएफए, ये भी आपको याद रखना है। आरएफए का फुल फॉर्म क्या होता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। और ध्यान दीजिएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन एक ऐसा पॉइंट रहेगा जो लगभग हर एक सैलरी के क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आरएफए को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम लोग अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर काफी डिटेल में जाकर के पढ़ने वाले हैं। तो जो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है इट्स ए एग्जांपल ऑफ द परक्यूस्टेज, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से कई बार आपको मोटर कार फैसिलिटी दिया जाता है, कई बार आपका जो इंप्लॉय होता है उसको लोन दिया जाता है इंप्लॉयर की तरफ से, लेकिन वो कैसा लोन होता है, इंटरेस्ट फ्री लोन होता है या फिर वो आपका कंसेशनल इंटरेस्ट के साथ लोन दिया जाता है, तो वो भी क्या होएगा, परक्यूस्टेज की कैटेगरी के अंदर आएगा। कई बार आपको फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी आपका परक्यूस्टेज होता है। कई बार आपके चिल्ड्रन को ना फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे टॉपिक रहेगा जिसको मैं एक अलग क्लास में कवर करूंगा दैट इज द पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, इसको अभी के लिए हम लोग स्किप कर देते हैं। इसके अलावा आप लोग ईसोप की बात कर सकते हैं या फिर क्लब मेंबरशिप की बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी बतेरे सारे मल्टीपल आपके परक्यूस्टेज होते हैं जो सैलरी चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से जस्ट एग्जांपल के प्रोस्पेक्टिव से आप लोग इन तमाम परक्यूस्टेज को एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा और ये बात आपको समझ में आई होगी कि भाई साहब परक्यूस्टेज का मीनिंग क्या होता है और परक्यूस्टेज के एग्जांपल क्या होते हैं। तो ये तो आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी। अब जरा गौर फरमाइएगा, जब हमने अलाउंसेस को पढ़ा था तो अलाउंसेस की डेफिनेशन और एग्जांपल को क्लियर करने के बाद मैंने आपको बताया था अलाउंसेस को हम लोगों ने तीन कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर दिया था, जहां पे फुल्ली टैक्सेबल था, फुल्ली एग्जम्प्ट था और यहां पे पार्शियली टैक्सेबल या पार्शियली एग्जम्प्ट का अलाउंसेस का कैटेगरी बना था। सिमिलर मैनर में माय डियर फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि परक्यूस्टेज को लेकर के कितने टाइप होते हैं तो आपको याद रखना है टोटल हमारे पास तीन कैटेगरी बनती है परक्यूस्टेज को लेकर के। कितनी कैटेगरी बनती है, तीन कैटेगरी बनती है, जहां पर सबसे पहली कैटेगरी कौन सी रहेगी, इसको आप लोग कहते हैं टैक्सेबल परक्यूस्टेज। समझ में आया, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर जितने भी परक्यूस्टेज आपको देखने को मिलेंगे वो तमाम परक्यूस्टेज क्या होंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो तमाम परक्यूस्टेज आपके टैक्सेबल होंगे। तो ये जो आपके परक्यूस्टेज है ना ये आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होंगे। अब बात आती है कि सर कौन कौन से ऐसे परक्यूस्टेज है जो आपके टैक्सेबल होंगे, तो जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी है, हालांकि मैंने लिखी हुई है तो एक बार देखिएगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं दीज आर द परक्यूस्टेज दैट आर टैक्सेबल। ये क्या होते हैं, टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। कोई भी एम्प्लॉयज हो, अगर ये परक्यूस्टेज जो अभी नीचे लिस्ट दिया गया है ना इनमें से कोई भी परक्यूस्टेज किसी भी एम्प्लॉय को दिया जाएगा ना तो वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होगा। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले क्या होता है सर, आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है, ठीक है। सबसे पहला जो परक्यूस्टेज है वो क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन है। इसके अलावा मैंने बताया कई बार रेंट फ्री अकोमोडेशन की जगह ना आपको जो रेंट अकोमोडेशन दिया जाता है वो कंसेशनल दिया जाता है। कंसेशनल माने जैसे मार्केट का जो प्राइस है 10,000 रुपए है उसमें कंसेशन करके 5,000, 2,000, 3,000 के ऊपर भी आपको बेसिकली अकोमोडेशन देखने को मिलता है। तो ये भी एग्जांपल किसका रहेगा सर, आपके टैक्सेबल जो आपका परक्यूस्टेज है उसका एग्जांपल रहेगा। आपको जो भी मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बाय द एम्प्लॉयर ये भी आपका टैक्सेबल जो आपका परक्यूस्टेज है उसका हिस्सा रहेगा। इसके अलावा कई बार आपको इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन मिलता है तो ये भी आपका टैक्सेबल रहेगा। कई बार आपको फ्री गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या तो वाटर प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से तो ये भी क्या हो जाएगा सर, आपका बेसिकली ये टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोविडेंट फंड का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी आप लोग प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं तो प्रोविडेंट फंड के अंदर दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, आपके एम्प्लॉय का भी इनरोलमेंट होता है और आपका एम्प्लॉयर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा यहां पे एम्प्लॉय जितना पैसा कंट्रीब्यूट करता है उतना ही पैसा आपका एम्प्लॉयर भी आपके प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। इसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। एम्प्लॉय की जो भी सैलरी होती है ना, अगर वो एम्प्लॉय अपनी सैलरी का अप टू 12% प्रोविडेंट फंड के अंदर डालता है तो अप टू 12% आपका कौन डालेगा, आपका एम्प्लॉयर डालेगा आपके प्रोविडेंट फंड के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो आपका एम्प्लॉयर है ये
12% से ऊपर जाता है, 12% से एक्सीड करता है और एक किसी भी प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा देता है तो वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यही बात मैंने यहां पे लिखी हुई है, जरा गौर फरमाइएगा। इंप्लॉयर जो होता है ना वो कंट्रीब्यूट करता है आपके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर। अगर सैलरी का 12% से ज्यादा अगर वो एक तरीके से कंट्रीब्यूट करता है तो सर वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपका नेशनल पेंशन स्कीम है। चलिए इस पॉइंट को आप लोग छोड़ सकते हैं। अगला क्या है, अगर आपको कोई भी फ्री मील मिलता है, ठीक है, वो भी क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका टैक्सेबल होगा। तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल यहां से यहां तक आपको प्रोवाइड किए हैं, दीज और ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द परक्यूस्टीज, और परक्यूस्टीज की कैटेगरी के अंदर भी ये कौन सी कैटेगरी है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके टैक्सेबल परक्यूस्टीज की कैटेगरी है। क्लियर। तो यहां पे हम लोगों ने अभी तक बिल्कुल सिंपल चीजों पर गौर फरमाया है। मैंने बताया परक्यूस्टीज का मतलब होता है वो तमाम बेनिफिट या फिर आप लोग कह दीजिए वो तमाम एमिनिटीज जो कोई भी इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को प्रोवाइड करता है इन द एडिशन ऑफ देयर सैलरी और ए वेजेस, उसको आप लोग क्या बोलते हो, परक्यूस्टीज बोलते हो। परक्यूस्टीज के एग्जांपल हमने पढ़े, रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, लैपटॉप या कंप्यूटर दे दिया जाता है, मोटर कार फैसिलिटी हो गया, इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन हो गया, इसके अलावा ईसॉप हो गया या क्लब मेंबरशिप हो गया। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द परक्यूस्टीज। ठीक है। अब हमने बात की कि तीन तरीके के परक्यूस्टीज होंगे, यानी कि परक्यूस्टीज को आप लोग तीन कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं, जिनमें से सबसे पहली कैटेगरी कौन सी होती है, फुल्ली टैक्सेबल होती है। माने ये वो परक्यूस्टीज होते हैं जो किसी भी इंप्लॉय को दिए गए हो, वहां पर वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होंगे, जहां पे आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन आ जाता है, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन आ जाता है, मोटर कार फैसिलिटी आ जाता है, इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी गैस या वाटर का अगर आपको कोई बेनिफिट दिया जाता है, इसके अलावा प्रोविडेंट फंड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और लास्ट में जाके अगर आपको कोई मील दिया जाता है तो दीज ऑल आर द परक्यूस्टीज। एंड परक्यूस्टीज भी किस कैटेगरी का रहेगा सर, टैक्सेबल कैटेगरी का रहेगा। तो आगे जितनी भी क्लासेस आएंगी ना वहां पे आप लोग जैसे आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो टैक्सेबल कितना होगा इसको कैलकुलेट करना होगा, तो ये आप लोग सीखेंगे। जैसे आपका बेसिकली इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया, इसको भी आप लोग पढ़ोगे। मोटर कार फैसिलिटी अगर आपको दिया जाता है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उस पर भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग अपकमिंग क्लासेस के अंदर चर्चा करने वाले हो। क्लियर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। पहली कैटेगरी आपको क्लियर होगी। ये कैटेगरी कौन सी है, जहां पे आपका जो परक्यूस्टीज है वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल परक्यूस्टीज बन जाएगा। अब इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड जो हमारी दूसरी कैटेगरी रहेगी उसको आप लोग यहां पे टैक्स फ्री परक्यूस्टीज के नाम से जानते हैं। माने यहां पर जितने भी परक्यूस्टीज आपको दिए जाएंगे ना वो परक्यूस्टीज फुल्ली क्या रहेंगे सर, एग्जम्प्ट रहेंगे, आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा नहीं होंगे। आपको मिल गया बेनिफिट, आपने उनका बेनिफिट उठा लिया, ठीक है। अब उसका सैलरी टैक्सेबल सैलरी से कोई लेगा देगा नहीं रहने वाला है। सर ऐसे भी कोई बेनिफिट है, ऐसी भी कोई परक्यूस्टीज है, तो यस, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, अगर आपको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, इज इट क्लियर, मैंने क्या बताया, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको देते हैं किसके अंदर, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, हालांकि ये सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रोविजन होता है लेकिन अमूमन ये टैक्स फ्री रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग बात करते हैं, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड किया जाता है ऑफिस आवर के दूरिंग, ठीक है ना। जैसे काफी सारे लोग हैं जो चाय पानी प्रोवाइड करते हैं, कई बार बिस्किट भी आपको दिया जाता है। माने जो भी आपका रिफ्रेशमेंट मील आपको प्रोवाइड किया जाता है ना, जो भी आपको रिफ्रेशमेंट ऑफिस आवर्स के दरमियान प्रोवाइड किया जाता है वो फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोग ऑफिशियल यूज के लिए कोई भी आप मोबाइल यूज करते हैं या टेलीफोन यूज करते हैं जो कंपनी आपको प्रोवाइड करता है, तो सर वो भी क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड से, वो भी आपका बुनियादी तौर पे क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, लैपटॉप और अगर आप लोग कंप्यूटर की बात करते हैं ऑफिशियल ड्यूटीज के दरमियान अगर आपको प्रोवाइड किया जाता है तो ये भी आपका फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे ये वाला पॉइंट चलिए आप छोड़ दीजिए, ये वाला आप लोग कह दीजिएगा कि यूज ऑफ द ऑफिस एसेट, ध्यान दीजिएगा ऑफिस के एसेट हैं, अगर आप लोग ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं तो यहां पर भी आपको कोई टैक्स माय डियर फ्रेंड्स देने की जरूरत नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के जितने भी एग्जांपल मैंने यहां पे आपको बताए, दीज ऑल आर द परक्यूस्टीज ऑफ द टैक्स फ्री, ठीक है, या फिर टैक्स फ्री परक्यूस्टीज के एग्जांपल हैं। यहां पर अगर आपको कोई भी बेसिकली क्वेश्चन के अंदर पॉइंट देखने को मिले तो वहां पे आपको आंख बंद करके इस चीज को बेसिकली क्लैरिफाई करना है कि यहां पर आपको बेसिकली उसको सैलरी जो आपका टैक्सेबल सैलरी है उसका हिस्सा बना करके नहीं चलना है। इज इट क्लियर। अब थोड़ा अगर आप लोग चलोगे ना तो तीसरी कैटेगरी काफी स्पेशल कैटेगरी है, इसको आप लोग कहते हो परक्यूस्टीज
परक्यूसिटी इज टैक्सेबल ओनली इन द केसेस ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको समझना है सर आपका स्पेसिफाइड पर्सन का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, अब स्पेसिफाइड पर्सन का मीनिंग होता है, ध्यान से समझिएगा, 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे यहां पे अगर आप लोग बात करते हैं, आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर है, ठीक है, तो आप क्या कहलाएंगे, आप लोग स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएंगे अगर आपने किसी भी कंपनी के अंदर होल्ड किया हुआ है 20% या इससे ज्यादा इक्विटी वोटिंग राइट, समझ में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये क्या कहलाएगा, इस केस में भी आप लोग स्पेसिफाइड पर्सन आ जाएंगे। इसके अलावा एनी इंप्लॉइज हुज मॉनेटरी सैलरी, आपको याद रखना है, जिसकी मॉनेटरी सैलरी 50,000 से ज्यादा एक्सीड कर जाती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो भी क्या कहलाएगा सर, वो आपका स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएगा। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे परक्यूसिटीज रहेंगे जो केवल और केवल टैक्सेबल होंगे, किस केस में, स्पेसिफाइड पर्सन या स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और ये स्पेसिफाइड की कंडीशन क्या है, ये 3 कंडीशन मैंने अभी अभी आपको क्लैरिफाई कर दी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा और ये क्लियर हो गया होगा ये परक्यूसिटीज की क्या कहानी है। ठीक है, तो परक्यूसिटीज के अंदर अभी तक हम लोगों ने 3 कैटेगरी में तमाम परक्यूसिटीज को डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। सबसे पहले फुल्ली टैक्सेबल परक्यूसिटीज रहेंगे, सॉरी आपका टैक्सेबल परक्यूसिटीज रहेंगे। दूसरी कैटेगरी क्या रहेगी सर, आपका टैक्स फ्री परक्यूसिटीज हो जाएंगे। और तीसरी कैटेगरी रहेगी परक्यूसिटीज टैक्सेबल ओनली इन द केसेस ऑफ द स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। ठीक है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केस में ना आपको क्या देखने को मिलते हैं, परक्यूसिटीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो टैक्सेबल रहेंगे। कितना टैक्सेबल होगा ये हम लोग अपकमिंग क्लासेस के अंदर काफी डिटेल में जाकर के चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी इंप्लॉय है, यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात अभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या है सर, अगर आप किसी भी इंप्लॉय की बात करते हैं, जस्ट ए मिनट, अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, किसी भी इंप्लॉय की बात करते हैं, जैसे मैं इसका थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेता हूं, किसी भी इंप्लॉय की अगर आप लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर उस इंप्लॉय ने आपके जो ऑफिस है उसके एसेट्स को यूज किया, ठीक है, अब एसेट्स के अंदर ना हमारे पास 2 कैटेगरियां बनती है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली जो कैटेगरी रहेगी उसको आप लोग कहेंगे सर दीज एसेट्स आर मूवेबल, इनको आप लोग क्या बोलते हो, मूवेबल एसेट बोलते हो। कुछ ऐसे एसेट रहेंगे जिनको आप लोग क्या बोलोगे, इमूवेबल बोलोगे। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है, मूवेबल एसेट होता है और दूसरी कैटेगरी किसकी होती है, इमूवेबल एसेट की होती है। अब इमूवेबल एसेट का हमारा कोई लेगा देगा नहीं है, हमें सिलेबस के अंदर इसको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, हमें मूवेबल एसेट को पढ़ना है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं मूवेबल एसेट के अंदर, आप लोग कार की बात कर लीजिए, आप लोग लैपटॉप की बात कर लीजिए, आप लोग यहां पर कंप्यूटर की बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बतेरे सारे ऐसे एसेट रहेंगे जिनको कोई भी इंप्लॉय क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। अब जरा गौर फरमाइएगा, यूज के अंदर भी हम लोग 2 बात कहेंगे, या तो इनमूवेबल एसेट को ना आपका इंप्लॉय क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे एक पॉसिबिलिटी हो रहा है सर, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो इनको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, या फिर इनको क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, लेट अस से एक लैपटॉप था, ठीक है, जिसको एक पर्टिकुलर इंप्लॉय पिछले 10 साल से वापर रहा है। लास्ट में इंप्लॉयर ने क्या कहा कि यार इसको तू ही रख ले, कुछ थोड़ा बहुत पैसा उससे ले लेता है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे सर, उसने एसेट को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ट्रांसफर के केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा और यूज के केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, इस मुद्दे पर आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग आगे जाकर के चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ, कोई भी इंप्लॉय किसी भी ऑफिस के एसेट को यूज करता है तो एसेट 2 कैटेगरी के रहेंगे, मूवेबल एसेट हो जाता है, इमूवेबल एसेट हो जाता है। मूवेबल के केस में हमारे पास जिनको मूव किया जा सकता है और यहां पर उनका यूज करेंगे या तो ट्रांसफर करेंगे। अब यूज करेंगे तो उनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, ये मुद्दा रहेगा, और अगर आप लोग ट्रांसफर करते हो तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूज की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ द मूवेबल एसेट। क्लियर हुआ, तो ये आपको याद रखना, मूवेबल एसेट की बात करेंगे। तो जरा गौर फरमाइएगा, व्हेन एम्प्लॉयर प्रोवाइड ए मूवेबल एसेट, अगर आपका कोई भी इंप्लॉय है जो क्या प्रोवाइड करता है, मूवेबल एसेट प्रोवाइड करता है किसी भी इंप्लॉय को फॉर पर्सनल और ए पार्शियली पर्सनल यूज, याद रखिएगा, या तो पूरा का पूरा पर्सनल यूज हो, ठीक है, या तो पार्शियली पर्सनल यूज अगर वो करता है विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, ये पॉइंट याद रखिएगा, उसने क्या किया है, ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया है, तो द वैल्यू ऑफ ए सच ए बेनिफिट, इस तरीके के बेनिफिट की जो वैल्यू है उसको आप लोग टैक्सेबल
परक्यूस्टिज के अंदर ट्रीट करेंगे। समझ में आया? यानी कि आपको कोई भी एसेट प्रोवाइड किया गया है, कोई भी मूवेबल एसेट है, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, उसको आप लोग पार्शियली पर्सनल यूज के लिए, फुल्ली पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस परक्यूस्टिज को बेसिकली टैक्सेबल परक्यूस्टिज की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। समझे तुम मेरी बात? मैंने क्या समझाया? ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जरूरी बात क्या है। अगर आप लोग मूवेबल एसेट की बात करते हैं तो सर एग्जांपल तो बताइए ताकि हमें क्लैरिटी हो सके। जैसे मोटर कार है, मैंने बता दिया, कोई भी फर्नीचर हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, एसी हो सकता है। अब कंप्यूटर को यहां पे नहीं रखना है, कंप्यूटर जो रहेगा वो आपका एग्जम्प्ट एसेट रहेगा। क्या रहेगा? कंप्यूटर और जो लैपटॉप है ना, वो माय डियर फ्रेंड्स वो क्या रहेंगे? वो आपके एग्जम्प्ट एसेट रहेंगे। कंप्यूटर और लैपटॉप को अगर आप लोग वापरते हैं, यूज करते हैं, तो ये आपका बेसिकली टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा ये आपको याद रखना है, ये आपके परक्यूस्टिज क्या रहेंगे? टैक्स फ्री। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग म्यूजिक सिस्टम को वापरते हैं, या मोटर कार हो गया, फर्नीचर हो गया, टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, दीज ऑल आर द मूवेबल एसेट। इनको आप लोग क्या कहते हैं सर? मूवेबल एसेट कहते हैं। और ये क्या होंगे माय डियर फ्रेंड्स? दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ टैक्सेबल परक्यूस्टिज। ये किसके एग्जांपल हैं? ये टैक्सेबल परक्यूस्टिज के एग्जांपल हैं। अब आपको सीखना पड़ेगा इनको कैसे एग्जैक्टली कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, ये कैसे फाइंड आउट करना है। समझ में आया? तो ये पॉइंट प्लीज जरा गौर फरमाइएगा। लैपटॉप और कंप्यूटर अगर आप लोग यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप लोग क्या कहेंगे? दीज आर द टैक्स फ्री परक्यूस्टिज। ये क्या होते हैं सर? आपके टैक्स फ्री परक्यूस्टिज होते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे, अगर आप लोग अपने एसेट को यूज करते हैं, यानी कि आपने ऑफिस के एसेट को, जो भी मूवेबल एसेट है उसको यूज किया है, ठीक है, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? जरा गौर फरमाइएगा। अब यूज दो तरीके से कर सकते हो। एक तो इंप्लॉयर आपको बोले, ध्यान से समझना, इंप्लॉयर ने आपको क्या बोला कि भाई साहब आप लोग इसको यूज कीजिए, लेकिन यूज आप लोग क्या करेंगे? फ्री करेंगे। या फिर दूसरा सिचुएशन है, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी अमाउंट मेंशन नहीं किया गया है तो हम लोग अमूमन उसको क्या ट्रीट करेंगे कि सर आपने उसको फ्री यूज किया। ठीक है, अब अगर आप लोग इंप्लॉयर के किसी भी ऑफिस के एसेट को यूज करते हैं, और यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब आपने कोई भी एसेट यूज किया है, ठीक है, अब आपके पास कोई भी एसेट है जिसको आपने क्या कर लिया? यूज कर लिया। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब ये जो एसेट है ना, हो सकता है इसको ओन्ड किया गया हो इंप्लॉयर द्वारा। ठीक है, यानी कि ये कौन, किसने ओन्ड किया है इसको? इंप्लॉयर ने ओन्ड किया है। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि इंप्लॉयर ने खुद इसको रेंट पे लिया हो। ठीक है, अब दोनों का ट्रीटमेंट आपको सीखना है। आप जिस एसेट का यूज कर रहे हैं वो रेंटेड है या ओन्ड बाय द इंप्लॉयर है। तो पहला केस हमारा क्या बन जाएगा? इफ एसेट इज ओन्ड बाय द इंप्लॉयर। एसेट को कौन ओन करता है? इंप्लॉयर ओन करता है। तो तरीका क्या कहता है? तरीका ये कहता है सर आपके एसेट का जो एक्चुअल कॉस्ट है ना, आपके एसेट का जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10% आपको पकड़ करके चलना है। और अगर आपने उसके बदले में कुछ पे किया है एज ए एम्प्लॉय, अगर आपने उसको यूज करने के बदले में कोई अमाउंट पे किया है तो वहां पर वो माइनस करना है। समझ में आया? अगर आप लोग एक्चुअल फॉर्मूले की बात करते हैं तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या कहता है सर? अगर आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल कॉस्ट जो आपके एसेट का है उसका 10% लेना है। अगर आपने कोई भी अमाउंट रिकवर किया है इंप्लॉय से, उसको माइनस कर देना है। समझे जो बात मैंने आपको बताया? ये आपका सीन रहेगा। जैसे अगर आप लोग एक एग्जांपल की बात करें तो आप एक बेसिक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पेज ले लेता हूं ताकि मैं आपको बेटर वे में समझा सकूं। तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से हमारे पास कोई भी इंप्लॉयर है। ठीक है, अब इंप्लॉयर के पास कोई भी एक आपका एसेट है जिसको ओन किया है इंप्लॉयर ने। ठीक है, यानी कि ये आपका कैसा है? ओन्ड बाय इंप्लॉयर है। तो हम लोग लिख देंगे ओन्ड बाय इंप्लॉयर है। ठीक है, अब इसका जो एक्चुअल अमाउंट है वो मैंने कंसिडर कर लिया सर, कितना है? आपका 10 लाख रुपीज है। इसका जो कॉस्ट है, जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी है सर? आपकी 10 लाख रुपए। तो अब यहां पे टेक्निकली सोचिएगा, अगर आपको इसको यूज करना है, माने आपने क्या किया है? इसको यूज किया है। अब यूज के बदले में मान लीजिए आपने पे कर दिया, इसके लिए आपने पर एनम में मान लीजिए आप लोगों ने 1 लाख रुपया पे किया। ठीक है, कितना? एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता या हो सकता है, लेकिन ये आपका एक रैंडम एग्जांपल है। ठीक है, आपने कितना पे किया? 1 लाख रुपया पे किया है। अब तरीका क्या कहता है? यहां पे ये जो परक्यूस्टिज है ये तो
तो हो गया ना, ये क्या है आपका परक्यूस्टीज हो गया। अब यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट को कैसा फाइंड आउट करने का ये आपको थोड़ा सा सीखना है। तो टैक्सेबल अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए ना बेसिक सा नियम रहेगा। बेसिक सा नियम क्या है सर, जो आपका एक्चुअल कॉस्ट है उसका आपको कितना निकालना पड़ेगा, 10% निकालना पड़ेगा। अगर आप लोग 10% निकालते हैं 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा सर, आप लोग कहेंगे हमारे पास कितना अमाउंट हो गया, 1 लाख अमाउंट हो गया। ठीक है, तो इस अमाउंट के अंदर से जो आपने 10% निकाला है, माने आप लोग अगर टैक्सेबल अमाउंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका जो 10% है, किसका 10% है सर, आपका एक्चुअल कॉस्ट का। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सर, आपका एक्चुअल कॉस्ट हो गया, उसके अंदर से आपको माइनस कर देना है जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया है इंप्लॉय से। ठीक है ना, यानी कि एज ए एम्प्लॉयर आपने रिसीव किया है। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 10% कितना आ गया आपका, 1 लाख आ गया। और कितना रिसीव किया सर आपने इंप्लॉयर से, 1 लाख रुपया रिसीव किया। अगर आप लोग टोटल निकालते हैं तो सर कितना आ जाएगा, नेट आपका 0 आ जाएगा। माने इस परक्यूस्टीज को यूज करते वक्त आपका कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा सर, 0 रुपीज टैक्सेबल होगा। समझ में है? तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला ये कहता है आपको क्या करना है, 10% ऑफ किसका लेके चलना है सर, एक्चुअल कॉस्ट, जो भी एसेट आप लोग यूज कर रहे हैं जो आपका ओन्ड बाय इंप्लॉयर है। ठीक है, माइनस आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट रिसीव किया है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय इंप्लॉयर, यानी कि रिसीव्ड बाय इंप्लॉयर, यानी कि इंप्लॉयर ने रिसीव किया, किससे रिसीव किया है, इंप्लॉय से। ठीक है, अब यही फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है। अगर आप लोग टेक्निकली सोचेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, टैक्सेबल वैल्यू को अगर आपको निकालना है तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट माइनस में रिकवरी फ्रॉम द एम्प्लॉय। देखिए रिकवरी फ्रॉम द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर, ये आपका यूज रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉय, ये भी आप लोग इसको अगर सही तरीके से लिखेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे, ये कहां से आएगा पैसा, एम्प्लॉय से आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपका परक्यूस्टीज है उसका कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। समझ में है? तो ये आपका टैक्सेबल अमाउंट आपने निकालना सीखा। अब दूसरा केस क्या कहता है सर, दूसरा केस ये कहता है, यहीं पे मैं आपको समझाऊंगा, जरा गौर फरमाइएगा। दूसरा केस माय डियर फ्रेंड्स ये कहता है, अगर आपका जो एसेट आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग यहां पर जो भी एसेट्स यूज कर रहे हैं वो बेसिकली ओन्ड बाय इंप्लॉयर नहीं है, वो क्या है आपका रेंटेड है। ठीक है, वो क्या है, रेंटेड है। तो तरीका ये कहता है आपको कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा जो आपने एक्चुअल पे किया। ठीक है, तो जो आपका एक्चुअल अमाउंट है ना, यानी कि जिसको आप लोग रेंट बोलते हैं, वही क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप लोग गौर फरमाएंगे तो यहां पे क्या है, आपने उसको हायर करने के लिए जो भी चार्जेस बेसिकली पे किए हैं, किसने पे किए हैं, इंप्लॉयर ने, और माइनस कर देना है इंप्लॉय ने जो उसके लिए पैसा पे किया। समझ में आया? जैसे अगर आप लोग इसको एग्जांपल से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, मैंने मान लिया आपका इंप्लॉयर है, ठीक है, उस इंप्लॉयर ने एक एसेट को कहां पे लिया है सर, रेंट पे लिया। समझ में आया? एसेट कहां पर है सर, रेंट पर है। जरा गौर फरमाइएगा, एसेट कहां पर है, रेंट पर है, और इसका जो रेंट है ना, मैंने मान लिया कितना है सर, हम लोग मान करके चलते हैं 20,000 है। ठीक है, अब जो आपका इंप्लॉय है उसने कितना अमाउंट पे किया है इसको यूज करने के लिए, लेटस से मैंने मान लिया कितना पे किया है, 5,000 पे किया है। तो यहां पे अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जहां पे आपका एसेट कैसा होता है, रेंटेड होता है, तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, तो सर इसके लिए टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए हमें एक्चुअल में कितना रेंट पे किया, 20,000, इंप्लॉयर से कितना रिसीव हो गया सर, 5,000, तो कितना हो जाएगा, 15,000 जो अमाउंट आएगा, ये 15,000 अमाउंट क्या है सर, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी मूवेबल एसेट अगर आप लोग यूज करते हैं तो ये आपका सेकंड सिचुएशन था, और यहां पर ये वाला आपका कौन सा था, पहला सिचुएशन था। ठीक है, यहां पर अगर आप लोग कोई भी मूवेबल एसेट को यूज करते हैं तो यहां पे वो आपका रेंटेड हो सकता है, या फिर दूसरी सिचुएशन क्या है, वो आपका ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर हो सकता है। दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपका टैक्सेबल परक्यूस्टीज को कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। समझ में आई मेरी बातें जो मैंने आपको बताई? तो माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल प्यार से, बड़े आराम से इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी परक्यूस्टीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहीं पे लिखा हुआ है, एक बार दोबारा रीड कर लीजिए। एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर माइनस में क्या हो जाएगा, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ये क्या होगा, आपका टैक्सेबल परक्यूस्टीज होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑल इंफॉर्मेशन था related to the
यूज ऑफ द मूवेबल एसेट। तो मूवेबल एसेट को आपको पढ़ लेना है। अब काफी बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि सर सेक्शन आपने नहीं बताई, तो मैं आपको बता देता हूं, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेक्शन लिखना जरूरी नहीं होता है, आपकी इच्छा है, इट्स अ वॉलंटरी एक्शन। अगर आप लोग चाहें तो सेक्शन लिखे, अगर आप लोग ना चाहे तो सेक्शन ना लिखें। हाँ, स्पेसिफिकली अगर पूछा जाएगा, जहां पे पूछा जाएगा वहां पे मैं प्रॉपरली सेक्शंस को मेंशन करूंगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि आपका एसेट होगा, उसको अगर आप लोग यूज करते हैं, और अगर आपका एसेट, अगर आप लोग थोड़ा सा टेक्निकली देखें, अगर उसको इंप्लॉय ओन्ड करता है तो क्या सीन रहेगा, अगर उस बेसिकली एसेट को इंप्लॉय रेंट करता है तो क्या सीन रहेगा, ठीक है। सॉरी, इंप्लॉयर, इंप्लॉय नहीं, इंप्लॉयर, ठीक है। ये क्लैरिटी हो गया। अब हम थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे और अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द मूवेबल एसेट। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोई भी इंप्लॉय किसी भी इंप्लॉयर का या ऑफिस का कोई भी एसेट यूज करता है, तो यूज करेगा तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो एसेट रेंटेड होगा जिसका रेंट इंप्लॉय पे करता होगा, या तो वो आपका ओन्ड बाय द इंप्लॉयर रहेगा। तो दोनों सिचुएशन के अंदर कैसे कैलकुलेशन करना है टैक्सेबल अमाउंट को, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे एक सिचुएशन आता है जिसको आप लोग कहते हो ट्रांसफर ऑफ द मूवेबल एसेट। माने कई बार क्या होता है कि आपका इंप्लॉयर कह देता है एक फलाना अमाउंट दे करके इस एसेट को तू ही रख ले, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हो सकता है वो उस एसेट की जो ओनरशिप है इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर करे, या तो कंसेशनल रेट के ऊपर ट्रांसफर करे। तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, ये वाला मुद्दा अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है व्हेन ए इंप्लॉयर ट्रांसफर करता है किसको, ओनरशिप ऑफ ए मूवेबल एसेट टू ए इंप्लॉय। अब ध्यान दीजिएगा कैसे ट्रांसफर करेगा, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला है, या तो एट ए कंसेशनल प्राइस करने वाला है। तो बेनिफिट जो भी आपका रहेगा वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अब उसको कैलकुलेट कैसे करना है ये मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो यूज आपको समझ में आ गया। तो अब आगे अगर आप लोग देखेंगे ना तो आप लोग इजीली इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोगों ने बेसिकली एसेट को ट्रांसफर किया, एसेट को ट्रांसफर करते वक्त ना आप जब ट्रांसफर ऑफ एसेट्स की वैल्यूएशन करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कितनी स्टेप में होगा, 3 स्टेप पे होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो एसेट है ना उसकी एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक बार आपको एक्चुअल कॉस्ट मिल गया, फिर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, अगर आप लोग बात डेप्रिसिएशन की करते हैं तो डेप्रिसिएशन जो आप लोगों का लगेगा ना वो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगा, एसएलएम से लगेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना जरूरी है, और ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमारा डेप लगेगा। कहीं पे आपको 50% देखने को मिलेगा, कहीं पे 10% देखने को मिलेगा, कहीं पे 40% देखने को मिलेगा। मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूं, ठीक है। तो अब यही आपको सीखना है कि एग्जैक्टली कहां पर कितना डेप निकालना है। इसके लिए कुछ प्रोविजंस इनकम टैक्स के अंदर गिवन है। तीसरी जो चीज आपको गौर फरमानी है वो रहेगा, सर आपने इंप्लॉय से जो भी अमाउंट रिसीव किया है ना उसमें से इस टोटल अमाउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माने आप लोगों ने क्या किया, एक्चुअल कॉस्ट निकाला, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस किया, उसमें से इंप्लॉय से जो भी पैसा आपने लिया उसको माइनस कर दिया। आपके पास एज ए रिजल्ट जो बचेगा, ध्यान दीजिएगा, आपके पास एज ए रिजल्ट जो पैसा बचेगा वो क्या कहलाएगा सर, वो आपका बेसिकली टैक्सेबल परक्यूस्टेज होगा। वो क्या होगा सर, आपका वो टैक्सेबल परक्यूस्टेज होगा। तो टोटल कितनी स्टेप रहेंगी सर, 3 स्टेप रहेंगी ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट के केस में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। अगर आप लोग यहां पे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको करना है, क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, तो अगर आप लोग यहां पे मूवेबल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो टोटल कितनी स्टेप लगेंगी, टोटल 3 स्टेप लगेंगी जिनसे गुजर के हमें जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है आपका जो एसेट है उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर से आपको माइनस कर देना है जो भी आपका डेप्रिसिएशन बनता है, जो भी आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाला है, ठीक है। तो आपने क्या किया, डेप माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसी के अंदर से लगे तो आपको माइनस कर देना है। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद देखिए एक्चुअल अमाउंट आपने निकाला, डेप माइनस किया, ठीक है। अब आपने जो भी इंप्लॉयर से अमाउंट रिसीव किया, ठीक है, उसको भी आप लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर आप इन अमाउंट को माइनस कर देते हैं तो एज ए रिजल्ट जो माय डियर फ्रेंड्स हमें मिलेगा, जो भी अमाउंट मिलेगा ना वो आपका टैक्सेबल परक्यूस्टेज होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको यहां पर एसेट का ट्रांसफर वाला सीन देखने को मिले तो यहां पर टैक्सेबल परक्यूस्टेज को माय डियर फ्रेंड्स किस तरीके से कैलकुलेट
कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिक सा नियम है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोग इस पर काम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके इन नियम्स को पढ़ने वाले, ठीक है। तो तीनों स्टेप आपको समझ में आ गई क्या क्या करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया एक्चुअल कॉस्ट निकल जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दा कहां पे फंसेगा, डेप्रीशिएशन के अंदर, और यही आपका स्टार पॉइंट रहेगा। डेप्रीशिएशन के लिए आपको सबसे पहले रेट्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, परक्यूस्टिस के केस में ना हमने 3 कैटेगरी बना दी है। परक्यूस्टिस के केस में कितनी बना दी है, 3 कैटेगरी बना दी है। अब आपको ये याद रखना है, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। चलिए आगे समझ लेंगे, ठीक है। परक्यूस्टिस के अंदर कितनी कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी रहेगी केवल और केवल कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर आप लोग कंप्यूटर और लैपटॉप को यूज करते हैं तो आपका वो फ्री रहेगा, लेकिन उसका ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। अगर आपका क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, 50% लगाना है। क्या लगाना है, 50% ऑन WDV, जो आपका रिटन डाउन वैल्यू होता है ऑफ ईच कंप्लीट ईयर, ठीक है। यानी कि यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका रिटन डाउन वैल्यू मैटर होगा, डेप्रीशिएशन हटाने के बाद जो वैल्यू आएगा ना, उसका कितना बनेगा, 50% डेप लगेगा। मोटा मोटा लगाइए 50% डेप लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग मोटर कार की बात करते हैं तो 20% डेप लगेगा। अब इन दोनों के अलावा जो भी बच गया ना, जैसे फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, तमाम जो चीजें हैं इनके ऊपर कितना लगेगा, 10% लगेगा। तो कुल मिलाकर के आपको यह याद रखना है कि हमारे पास डेप के कितने परसेंटेज हैं, 3% है। कंप्यूटर और लैपटॉप के केस में 50% डेप्रीशिएशन लगेगा, मोटर कार के केस में 20% डेप्रीशिएशन लगेगा, और अगर आप लोग अदर की बात करते हैं तो 10% डेप्रीशिएशन लगेगा। अगेन ध्यान दीजिएगा, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा बाय यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन यहां पे जो डेप लगाओगे ना वो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू पे आएगा, ठीक है। समझ में आया, तो ये आपका बेसिक फंडा है, और इसी के ऊपर पूरी कहानी माय डियर फ्रेंड्स घूमने वाली है, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको चीजें बेहतर वे में समझ में आए, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, कई बार किताब के अंदर चीजें मिस हो जाती हैं। डेप्रीशिएशन विल नॉट बी चार्ज, ध्यान दीजिएगा, आपका डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होगा। किस साल का, जिस साल आपने अपने एसेट को शेयर किया, सोल्ड किया, ठीक है। मान लीजिए 2014 में आपने एसेट बेचा, तो 2014 का जो आपका डेप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। डेप्रीशिएशन बेसिकली चार्ज होगा इन द ईयर ऑफ परचेज इफ एसेट यूज। देखिए अगर आपने एसेट को 180 दिन से कम यूज किया है तो हाफ ईयर का डेप्रीशिएशन लगेगा। अगर आपने 180 दिन से ज्यादा का यूज किया है तो फुल ईयर का डेप्रीशिएशन लगेगा। समझ में है, तो ये नियम आपको याद रखने हैं, कब आपका फुल डेप लगेगा, कब आपका हाफ डेप लगेगा, ठीक है। हाफ ईयर के लिए, फुल ईयर के लिए, ठीक है। तो ये आपका माय डियर फ्रेंड्स क्या है, अगर आप लोग एसेट को ट्रांसफर करते हैं। सर अब जैसे आपने पीछे एग्जांपल दिया तो उसी तरीके से एक एग्जांपल से समझाइए। तो एक एग्जांपल मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं ताकि आपको चीजों की क्लैरिटी हो सके, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक एग्जांपल है, आपकी किताब का ही एग्जांपल है। कंप्यूटर आपने परचेज किया। सबसे पहले देखिए आपका क्या है सर, कंप्यूटर है, ठीक है। अब कंप्यूटर है तो यहां पे कंप्यूटर का क्योंकि ट्रांसफर वाला सीन है तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है, कंप्यूटर के ऊपर सर डेप्रीशिएशन कितना लगेगा, सर 50% डेप्रीशिएशन लगेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। कब आपने खरीदा है, 1/12/2020 को आपने खरीदा है, और जिसका कॉस्ट कितना था, 1.5 लाख रुपया था। आपने 1/10/2024 को सेल कर दिया, ठीक है। तो मैंने बताया था जिस साल आपने सेल किया उसका बेसिकली वो साल आपका डेप्रीशिएशन में कैलकुलेट नहीं होगा। तो अगर आप लोग डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करें, टेक्निकली अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा सर, अगर आप लोग देखेंगे तो 2020 से लेके 2021 तक एक साल बन जाएगा। इसी तरीके से 2021 से लेके 2022 तक आपका एक साल बनेगा। इसी तरीके से 2022 से लेकर के अगर आप लोग 2023 की बात करेंगे तो एक साल बनेगा। 24 के अंदर तो आपने बेच दिया, उसको सोल्व कर दिया, तो कुल मिलाकर के डेप्रीशिएशन कितने सालों का लगेगा, यहां पे आपका 1 साल हो गया, यहां पे 2 साल हो गया, यहां पे 3 साल हो गया। तो कितने साल का डेप्रीशिएशन आपको कैलकुलेट करना है, 3 साल का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। किस रेट के ऊपर करना है सर, 50% के ऊपर करना है। अब डेप्रीशिएशन पूरी साल का लगेगा कि आधी साल का लगेगा, डिपेंड करता है आपने यूज कितना किया है। तो क्या आपने 180 दिन से कम यूज किया, नहीं, क्योंकि आपने पूरा 3 साल वापरा है। 3 साल वापरा है तो आपने क्या किया है, 180 दिन जो आपके रहते हैं उससे ज्यादा इस एसेट को यूज किया है, तो आपका तीनों सालों में पूरी साल का डेप्रीशिएशन यहां पे
लगने वाला। ठीक है, अब एम्प्लॉय ने उसका अमाउंट कितना पे किया है, 5,000 पे किया है। आपको क्या करना है, आपको माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू को निकालना है, यानी कि आपका जो परक्यूस्टेज का जो टैक्सेबल वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा टेक्निकली सोचेंगे और यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं ताकि हम लोग इसको ना और अच्छे से क्लैरिफाई कर सके, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे आपके एसेट की कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट की बात करते हैं, तो क्वेश्चन ने साफ साफ कहा कितना कॉस्ट है सर, उसका 1.5 लाख कॉस्ट है। ठीक है, अगर आप लोग नंबर ऑफ ईयर्स की बात करते हैं तो ईयर्स कितने बने हैं सर, 3 साल बने हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, 3 साल का डेटा है। अच्छा, इंप्लॉय ने कितना पे किया, कितना अमाउंट रिसीव किया है लास्ट में जाके, सर आपका अमाउंट है 5,000, तो ये आपका लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, कायदा क्या कहता है सर, आपको डेप्थ कैलकुलेट करना है। क्या करना है, डेप्थ कैलकुलेट करना है। अगर आप लोग यहां पर डेप्रिसिएशन मान लीजिए कैलकुलेट करते हैं, किसके लिए सर, आप ईयर 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, ईयर 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं, ईयर 3 के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे इनिशियली आपका अमाउंट कितना था, 1.5 लाख था। ठीक है, और यहां पे क्योंकि कंप्यूटर आपने यूज किया है तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा सर, कंप्यूटर के ऊपर प्रोविजन क्या कहता है, कितना परसेंट डेप लगेगा सर, 50% डेप लगेगा। ठीक है, अब पहले साल 1.5 लाख था, अगर मैं इसका स्ट्रेट लाइन मेथड से 50% निकालूं तो आपका कितना हो जाएगा, 75,000 कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले साल जो डेप लगेगा वो कितना लगेगा सर, आपका 75,000 लगेगा। तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है सर, 1,50,000 है। ठीक है ना, अब यहां पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है सर, उसका 75,000 लग रहा है। तो यहां पे मैंने कहा उसका जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा, फाइनल जो वैल्यू आएगा कितना बचेगा सर, आपका 75,000 बचेगा। ठीक है, अब अगर आप लोग सेकंड ईयर में आएंगे तो हमारे पास कितने का उसका वैल्यू बचा है, 75,000 का बच्चा है। अब 75,000 का अगर आप लोग 50% निकालेंगे तो आपका 17,500 बनेगा। ठीक है, यानी कि आपका कितना, नहीं 17 नहीं, 35,500, 35 दूनी 70, 37,500 बनेगा। कितना बनेगा आपका, 37,500 बनेगा। ठीक है, 37,500 बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, ये आपका आ गया 37,500। तो अगर आप लोग 75 में से 37,500 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 37,500 आ जाएगा। अब तीसरे साल आपके जो एसेट का वैल्यू कितना है, 37,500 है। अगर आप लोग इसका 50% करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, 37,500 का 50% करते हैं, तो जरा गौर फरमाइएगा, ये है आपका 37,500, हमें डिवाइड कर देना इसको 2 से, तो कितना आएगा सर, 18,750 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए कितना आ गया, 18,750। तो यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू कितना आ गया, 18,750 आ गया। ये आपका एसेट का वैल्यू बचा है। ठीक है, कायदा क्या कहता है, कायदा कहता है सर, अगर आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालना है तो आपको सबसे पहले चाहिए एक्चुअल कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा सर, मैं सबसे पहले लिखूंगा अपने एसेट की जो भी एक्चुअल कॉस्ट है। सर एक्चुअल कॉस्ट कितनी दे रखी है सर, मेरे को 1.5 लाख दे रखी है। ठीक है, अब आपने क्या किया है, डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया। क्या कर दिया है, डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया। डेप्रीशिएशन कितना टोटल बनेगा, अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद ही आपका अमाउंट कितना बनेगा, 18,750 बनेगा। ठीक है, यानी कि 3 साल कंप्लीट करने के बाद अगर आप लोग डेप्रीशिएशन यहां पे माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे, आपको करना है डेप्रीशिएशन माइनस। ठीक है, अब डेप्रीशिएशन आप लोग क्या करेंगे, ईयर 1 के लिए प्लस में आप लोग क्या कहेंगे, ईयर 2 के लिए, और प्लस में आप लोग क्या कहेंगे, ईयर 3 के लिए। तीनों साल का डेप लगा दीजिए। तीनों साल का डेप अगर आप लोग लगाते हैं तो कितना होगा, 75,000, 37,500, जस्ट एक बार कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, डेप्रीशिएशन आप सभी के सामने है, कितना है सर, आपका 75,000 है। ठीक है, तो आपने इसमें प्लस करना है 37,500, इसमें प्लस करना है 18,750। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1,31,250 हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट कितना था, 1.5 लाख था। इसके अंदर से अगर आप लोग माइनस करते हैं तो 18,750 आएगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है। तो यहाँ पे ये आपका अमाउंट कितना है, 18,750। ठीक है, ये आपका बेसिकली अमाउंट आ गया। अब इसके बाद आपको माइनस करना है डेप्रीशिएशन के बाद आपने कितना अमाउंट इंप्लॉयर से रिसीव किया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, जो भी आपने अमाउंट इंप्लॉयर से रिसीव किया है सर, उसने ऑलरेडी बताया हुआ है, कितना आ गया, 5,000 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। 18 में से 5 जाएंगे तो आपका 13,750 बनेगा, जो आपका टैक्सेबल अमाउंट रहेगा। ठीक है, ये क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स, आपका टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, बेसिक जो नियम है उनका पालन किया। ठीक है, और बेसिक नियम को लगा करके आप लोगों ने इस क्वेश्चन का इजीली
सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। समझ में आई मेरी बात जो मैंने आपको बताया? तो बुनियादी तौर पे जो जो स्टेप हमने यहाँ पे पढ़ी थी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न डाउन आफ्टर द 3 ईयर आपका 18,750 आ गया था। ये आपने रिसीव किया थे, अमाउंट माइनस करेंगे तो 13,750 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने पूरा ब्रेक डाउन किया हुआ है। कॉस्ट कितना था? 1.5 लाख था। पहले साल का जो ईयर है कॉस्ट कितना था? 1.5 लाख। 75,000 50% डेप्रीशिएशन लगा, 75,000 बचा। सेकंड ईयर के बाद 75,000 बचा, 37,500 डेप्रीशिएशन, 37,500 बचा। थर्ड ईयर में 37,500 अमाउंट है, इसका रिटर्न डाउन वैल्यू है 18,750, 50% डेप लगेगा तो 18,750 आपके पास अमाउंट बच जाएगा। समझ में आया? ऐसे आपको क्या करना है, पूरा कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है सर आपका टाइम पीरियड क्या है, 1/12/2020 से 1/10/2024। 2024 को छोड़ देंगे तो 3 साल बचेगा। यहाँ पे बता हुआ है, हमने क्या किया है, 2024 को इग्नोर किया है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जिस साल आप लोग एसेट को सोल्ड करते हैं उसका डेप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं होता है। समझ में आई मेरी बात? ये क्लैरिटी मिला? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन था जिसको आपको इस तरीके से टैकल करना है। समझ में आया? तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और आपको यह भी समझ में आ गया होगा क्लास नंबर 5 का जो एजेंडा था कि एग्जैक्टली परक्यूस्टिस का मीनिंग क्या होता है। परक्यूस्टिस की अगर आपको क्लैरिटी हो गई है तो अब हम मोटर कार को लेकर के, रेंट फ्री अकोमोडेशन को लेकर के आने वाली क्लासेस के अंदर 1 बाय 1 करके चीजों को समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको सभी को सेशन ये पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।